तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अगस्त 1947 के उस ऐतिहासिक मुहाने पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखने वाले हैं। जरा सोचिए, उस दौर के एक कार्यकर्ता के नजरिए से जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस संघर्ष में लगा दी। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि कैसे हमारा ये आंदोलन, जो कभी अंग्रेजों के सामने सिर्फ हाथ जोड़कर की गई अपीलों और याचिकाओं से शुरू हुआ था, वो आगे चलकर पूर्ण स्वशासन की एक ऐसी आंधी में बदल गया जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। आज हम इसी रोमांचक सफर की एक-एक परत खोलेंगे। इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम 1947 का नजरिया देखेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे हमारा आर्थिक शोषण हुआ। उसके बाद 1905 का बंगाल विभाजन, नरमपंथियों से लेकर क्रांतिकारियों तक का वैचारिक बदलाव, राष्ट्रवाद के वो शक्तिशाली प्रतीक जिन्होंने सबको एक किया, और अंत में आज़ादी तक पहुंचाने वाले सबसे बड़े मील के पत्थर। ये सब उस दौर के हर भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। तो पहला हिस्सा 1947 का नजरिया, आज़ादी की वो शाम। 15 अगस्त 1947 फाइनली भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। ये दशकों लंबी लड़ाई की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे आंदोलन का रुख ही पलट दिया? मतलब जो लोग पहले सिर्फ छोटे मोटे सुधार मांग रहे थे, वो अचानक पूर्ण स्वशासन की मांग पर कैसे अड़ गए? शुरुआती कांग्रेस, जो सिर्फ कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप था, वो अचानक से पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला देने वाली जनक्रांति में कैसे बदल गया? चलिए, इसका जवाब ढूंढते हैं हमारे अगले पड़ाव में, आर्थिक शोषण और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, विद्रोह की असली जमीन। अब जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। ये बस एक व्यापारिक नीति नहीं थी, ये पूरी तरह से एक इकोनॉमी को निचोड़ने की कहानी है। हो क्या रहा था? एक तरफ तो भारत से हमारा ही कच्चा कपास कौड़ियों के भाव इंग्लैंड भेजा जा रहा था, और दूसरी तरफ वही कपास ब्रिटिश मिलों में बनकर महंगे कपड़ों के रूप में वापस हमारे ही बाजारों में उतारा जा रहा था। जाहिर सी बात है, हमारे स्थानीय बुनकरों के लिए ये रोजगार छिन जाने से भी बदतर था। बाजार पूरी तरह से विदेशी माल से पट गए थे। और सच बताऊं तो इसी आर्थिक तबाही ने उस गहरे असंतोष को जन्म दिया जिसने बाद में एक बड़े विद्रोह की शक्ल ले ली। और फिर आता है हमारा अगला पड़ाव, 1905 का बंगाल विभाजन, जिसने इस आग में घी का काम किया। 1905 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के बंटवारे का फरमान सुना दिया। उन्होंने बहाना तो प्रशासन को बेहतर बनाने का दिया, लेकिन हकीकत हर कोई जानता था। ये सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच फूट डालो और राज करो की चाल थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं सोचा था। लोग सड़कों पर आ गए। शुरुआत अखबारों में लेख लिखने से हुई, फिर बात ब्रिटिश सामानों के पूरी तरह बहिष्कार तक पहुंच गई, और अंततः लोगों ने स्वदेशी उद्योगों को अपनाना शुरू कर दिया। चौराहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। स्वदेशी अब सिर्फ एक शब्द नहीं रहा था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हमारा सबसे खतरनाक हथियार बन चुका था। इस माहौल ने लीडरशिप को कैसे बदला? नरमपंथियों से क्रांतिकारियों तक का सफर। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। 1907 तक आते आते कांग्रेस के अंदर ही दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं साफ तौर पर दिखने लगी थीं। एक तरफ थे हमारे नरमपंथी, जैसे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये लोग ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर ही शांति से सुधार चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ थे हमारे कट्टरपंथी, जिन्हें हम गरम दल भी कहते हैं, और इनके प्रमुख चेहरे थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनका तरीका बिल्कुल आक्रामक था। इन्होंने सीधे तौर पर क्रांति, नागरिक आंदोलन और विदेशी सामानों के बहिष्कार का रास्ता चुना, और यकीन मानिए, इस अप्रोच ने आम जनता को जिस तेजी से जोड़ा वो अभूतपूर्व था। और इसी बीच एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बाल गंगाधर तिलक का ये मशहूर नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कोई आम नारा नहीं था यार, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक लाइन ने आम लोगों के दिलों में आज़ादी की वो भूख जगा दी जिसे अब अंग्रेजों की कोई भी छोटी मोटी रियायत शांत नहीं कर सकती थी। तो आम लोगों के दिलों तक ये बात कैसे पहुंची? बात करते हैं राष्ट्रवाद के प्रतीकों की। बड़े बड़े राजनीतिक विचार आम लोगों को आसानी से समझ नहीं आते, तो उन्हें समझाने के लिए ज़मीनी स्तर पर क्या किया गया? उन्होंने रोज़मर्रा की चीज़ों को अपना हथियार बना लिया। एकता दिखाने के लिए लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। विरोध जताने के लिए अरणधन किया गया, यानी घरों में चूल्हा ही नहीं जलाया गया।
विदेशी कपड़ों को आग के हवाले कर दिया गया और स्वदेशी की पहचान के तौर पर सिर्फ और सिर्फ खादी को अपनाया गया। इसके साथ ही युगांतर और संध्या जैसे उग्र राष्ट्रवादी साहित्य ने लोगों के रगों में ऐसा खून दौड़ाया जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। और इन सबका जो अल्टीमेट गोल था वो था स्वराज्य। इसे सिर्फ सत्ता में थोड़ी सी हिस्सेदारी मत समझिए। शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इसे पूर्ण स्वशासन के रूप में परिभाषित किया था। और हैरानी की बात देखिए, जो विचार कभी बहुत ही असंभव और कट्टर माना जाता था, 1929 तक आते आते वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे मुख्य और अटल लक्ष्य बन गया। अब कोई समझौता नहीं हो सकता था। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं 1947 तक के बड़े मील के पत्थर। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये उस पूरी लंबी जर्नी का एक निचोड़ है। 1857 के गदर से शुरुआत, फिर 1885 में कांग्रेस का बनना। लेकिन जरा 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड पर रुकिए। इस क्रूर नरसंहार ने सब कुछ बदल दिया। इसने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे कभी भरा ही नहीं जा सका। इसके बाद 1930 का पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये वो कदम थे जिन्होंने तय कर दिया था कि अब आज़ादी मिलकर ही रहेगी। और फिर आता है 1942, महात्मा गांधी का वो स्पष्ट और कड़ा आह्वान, करो या मरो। ये महज एक नारा नहीं था, ये देश के लिए एक अल्टीमेटम था। भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा और हड़तालों का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जहां हर भारतीय ने ये तय कर लिया था कि अब या तो पूर्ण आज़ादी मिलेगी या फिर इस कोशिश में वो अपनी जान दे देंगे। बिल्कुल, अंग्रेजों ने भी इस तूफान को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए, बड़े बड़े नेताओं को सालों तक जेल में डाल दिया गया। लेकिन असली झटका, या यूं कहें कि ताबूत में आखिरी कील 1946 में ठुकी, जब 78 जहाज़ों पर रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने विद्रोह कर दिया। अपनी ही सेना को इस तरह बगावत करते देख ब्रिटिश साम्राज्य को आखिरकार ये एहसास हो ही गया कि अब इस देश पर जोर जबरदस्ती से शासन करना नामुमकिन है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25 लाख। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन भारतीय सैनिकों की संख्या है जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। अब सोचिए, जब इतना बड़ा योगदान दिया गया हो तो युद्ध के बाद अंग्रेजों पर भारत को आज़ाद करने का कितना भारी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक दबाव पड़ा होगा। युद्ध ने ब्रिटेन की कमर वैसे ही तोड़ दी थी और ये 25 लाख सैनिक उनके लिए एक बहुत ही साफ संदेश थे। तो अब जब हम इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं, सोचने वाली बात यह है कि कैसे दशकों के उस भयानक आर्थिक शोषण और फिर जमीनी स्तर पर अपनाए गए हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों ने मिलकर एक ऐसी ताकत पैदा की जिसने औपनिवेशिक राख से एक नए संप्रभु राष्ट्र को जन्म दिया। ये इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब आम जनता अपनी आज़ादी के लिए एक साथ उठ खड़ी होती है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सत्ता को भी घुटने टेकने ही पड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अगस्त 1947 में हुआ। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिस पर हमें बार बार विचार करना चाहिए।